आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं, यही अंतिम मौका है प्यारे बच्चों, इसे खोना नहीं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का। और जो प्यारे बच्चे 2026 में सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए मैं मोस्ट सामाजिक विज्ञान का वायरल मॉडल पेपर लेकर के चलाया हूं। प्यारे बच्चों, पूरे ध्यान से एक एक बात को देख लीजिएगा, क्योंकि 20 फरवरी का प्यारे बच्चों सामाजिक के पेपर देने जाने वाले हो ना, तो पूरे 70 में 70 फोड़ करके आना है आपको। ये मैं अभी कह देता हूं, पूरे अंत तक वीडियो में बने रहिएगा और 70 में 70 फोड़ के आइएगा। इस प्यारे बच्चों पेपर का कोड 825 IW है। और इस पेपर के साथ साथ प्यारे बच्चों मैं आपको मानचित्र कार्य कैसे करना है और सामाजिक विज्ञान की कॉपी कैसे लिखना है, एक एक बात सिखाऊंगा। पूरे बात अगर सीख लेते हो प्यारे बच्चों तो पास होने की 100% गारंटी है और पूरे 70 में 70 फोड़ के आओगे। एक एक बात पहले समझ लो कि सामाजिक विज्ञान में कॉपी को कैसे लिखना है। और प्यारे बच्चों ये जो मानचित्र है ना, ये वाला मानचित्र कार्य को कैसे करना है, क्योंकि अकेले सीधे प्यारे बच्चों 10 नंबर का ये मानचित्र आ रहा है और 10 नंबर आपका ये प्यारे बच्चों बिल्कुल नहीं कटने वाला नंबर होता है। तो यहां से आप 10 में 10 जो है आसानी से प्राप्त कर लोगे। देखिए समय जो आपको मिलेगा पूरे पूरे 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। 15 मिनट में एक एक निर्देश को पढ़ना है। तो समय को ध्यान में रखते हुए जितने निर्देश हिंदी में आए थे वही निर्देश यहाँ पर भी आएंगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं है, ठीक ना। पूरे निर्देश को हम लोग छोड़ देते हैं और सीधे अपने क्वेश्चनों के तरफ बढ़ते हैं। सीधे क्वेश्चन पे आ जाएंगे और पहला क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस के किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ब्रूबो की। राइट आंसर यहाँ पे ग बिल्कुल सही हो जाएगी। इतना समझ गए। फिर आगे बढ़िएगा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजन हुआ था या आयोजन कब किया गया था, ये आपको बताना है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर जो होगा ना वो हो जाएगा 1931 ईस्वी में। राइट आंसर यहाँ से ख बिल्कुल सही हो जाएगा। अब निम्न में से किस राष्ट्रों को मित्र राष्ट्रों में शामिल किया गया था, तो तीसरे का जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा ब्रिटेन, फ्रांस और रूस को। ब्रिटेन, फ्रांस और रूस को, यहां से राइट आंसर आपका ख बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे का एक एक प्रश्न पूरे ध्यान के साथ पढ़िएगा। अब प्रश्न संख्या 4 यहाँ पे दिया है कि सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेल्जियम। क्या हो जाएगा? बेल्जियम। एक एक बात को पूरे ध्यान से आप लोग याद करके चले जाओ। संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है, किसके किसके मध्य अधिकारों का विभाजन होता है ये आपको बताना है। तो केंद्र एवं राज्यों के मध्य अधिकारों का विभाजन होता है। राइट आंसर यहाँ पे पहला वाला सही हो जाएगा। संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई, ये आपको बताना है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इंग्लैंड में हुई थी। राइट आंसर यहाँ से ख बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में कि सामाजिक उपबंध सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन था, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूसो। क्या हो जाएगा? रूसो। यहाँ पे क बिल्कुल सही हो जाएगा। अब रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था, ये आपको बताना है। तो रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 ईस्वी में। ऑप्शन यहाँ से ख बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब की गई थी, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1995 ईस्वी में। ऑप्शन का बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी, ये आपको बताना है ना। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा 3 नंबर 1992 ईस्वी में। राइट आंसर यहाँ पे ग बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में कितने प्रतिशत भू धरातल पर मैदान का विस्तार है, तो इसका राइट आंसर जो निकल के आएगा वो 43% पर प्यारे बच्चों भू धरातल मैदान का विस्तार है। राइट आंसर यहाँ से जो है घ बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पतन बंदरगाह देश की पूर्वी तट पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा विशाखापट्टनम। राइट आंसर यहाँ पे घ बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 13 नंबर पढ़ते हैं कि इनमें से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यमुना नदी।
कौन सी नदी? यमुना नदी। आंसर यहाँ से घ बिल्कुल सही हो जाएगा। निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप वाले राज्य कौन से हैं, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार एवं उड़ीसा। बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि ये नहीं होगा, लेकिन ये प्यारे बच्चों विकल्प के आधार पर यहाँ पे हो रहा है, इस बात को आप लोग ध्यान दे दो। झारखंड का कोडरमा अग्रणी उत्पादक है। भाई झारखंड का जो कोडरमा स्थान है वो किसका अग्रणी उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभ्रक का। किसका? अभ्रक का। आंसर का नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को लाभ नहीं हुआ है, ये आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ बताइएगा कि कृषि क्षेत्र को लाभ नहीं हुआ है। ऑप्शन यहाँ से क बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 17 नंबर चलते हैं कि एशिया के उन 2 देशों के नाम बताइए जिनमें 2 भाषाई और जातीय समूहों में संघर्ष था। तो यहाँ पे 2 राष्ट्र हो जाएंगे यहाँ, या 2 देश हो जाएंगे, श्रीलंका और लेबनान। आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है? तो राज्य सूची में जो विषय नहीं है वह है संचार। क्या है? संचार। राइट आंसर यहाँ पे घ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। चुनौती किसे कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है कि चुनौती किसको कहोगे? तो देखिए, विभिन्न प्रकार के संघर्ष को भी चुनौती कहना है, विभिन्न तरह की मुश्किलों को भी चुनौती कहना है, और लोकतांत्रिक अपव्यय को भी कहना है। यानी कि राइट आंसर यहाँ जो होगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। राइट आंसर यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा, घ नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा प्रश्न आता है 20 नंबर कि भूक्षरण क्या है और भूक्षरण है क्या, ये आपको बताना है। तो भूमि का अनुपजाऊ होने की प्रक्रिया को हम लोग भूक्षरण के नाम से जानते हैं। ठीक ना, इतना हो जाएगा। अब आएगा वर्णनात्मक प्रश्न, और वर्णनात्मक प्रश्न कह रहा है, देखिए वर्णनात्मक प्रश्न 2 टाइप के होंगे। एक का उत्तर प्यारे बच्चों 80 शब्दों में देना है, और वर्णनात्मक प्रश्न यहाँ पे सेकेंड आएगा, उसका उत्तर 80 शब्दों से अधिक में देना है, 150 शब्दों के आसपास में। कह रहा है निर्देश की प्रश्न संख्या 21 से 26 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों में ही देना है। देखिए कह रहा है कि पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए थे, उनकी 2 शर्तें को लिखिए। पूरे 4 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। तो हम लोग लिखेंगे, देखिए हेडिंग अच्छा से आप लोग बनाना सीख जाइए। हिंदी में भी हम सिखाए थे, और बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर हिंदी के 7 सेट आपने पढ़ाया, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन एकदम सीधे सीधे हूबहू छप करके चले आए। अब देखिए पूना पैक्ट सितंबर 1932 पर, यानी कि कब हुआ था? तो 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, पर डॉक्टर BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हस्ताक्षर हुए थे। इतना कर लोगे। यहाँ पे 2 शर्तें बताना था। पहला शर्त है दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग दी गई। दूसरा, इसके बदले प्रांतीय विधान परिषदों में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या जो है बढ़ा दी गई। ये 2 चीजें आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अथवा में करके भी दिया है कि चिपको आंदोलन से क्या समझते हैं? तो वन के बचाने के लिए यह आंदोलन चला था। इसमें लोग वन को बचाने के लिए वन से चिपक जाते थे। ठीक है। अब 22 नंबर है कि भारत में अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली को क्यों अपनाया गया? अथवा में करके दिया है कि संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की भूमिका का वर्णन कीजिए। संघात्मक व्यवस्था चलता है तो वहां पर न्यायपालिका की क्या भूमिका है, इसके बारे में हम लोग अच्छे तरीके से लिखेंगे। देखिए न्यायपालिका की भूमिका, एक अच्छा सा हेडिंग लग गया। और लगने के बाद लिखिएगा कि संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका संविधान की संरक्षक होती है। यह केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निपटारा करती है, और यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी पक्ष अपनी शक्तियों का उल्लंघन न करे, चाहे वह केंद्र हो या वह राज्य हो। आगे 23 नंबर है कि रबड़ की कृषि हेतु आवश्यक भौगोलिक दशाओं का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। यहाँ से आपको 4 नंबर मिलेंगे। और रबड़ के लिए अथवा प्यारे बच्चों दिया है कि भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषता लिखिए। यहाँ से भी 4 नंबर मिलेंगे। तो कोई एक ही करना है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक एक बात जो है ध्यान से समझो। भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं हेडिंग लगा करके लिखिएगा। पहला हो जाएगा कि यह जीविकोपार्जन का मुख्य साधन है। कौन? भारतीय कृषि। फिर इसके आगे लिखेगा कि यह काफी हद तक मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है, और इसमें खेतों का आकार छोटा पाया जाता है। इस तरह से लिख दोगे, बिल्कुल आपको नंबर मिल जाएगा।
24 नंबर है कि मौद्रिक राष्ट्रीय आय एवं वास्तविक राष्ट्रीय आय में क्या अंतर है, अथवा में करके दिया है कि विकसित देशों में आर्थिक क्रियाओं के महत्व का वर्णन कीजिए। कोई एक यहाँ से करना है। अब हम लोग लिखेंगे कि विकसित देश में आर्थिक क्रियाओं के महत्व। एक अच्छा सा हेडिंग लगाइएगा कि विकसित देश में आर्थिक क्रियाएं उच्च जीवन स्तर एवं उन्नत तकनीकी और सेवा क्षेत्र के विस्तार में सहायक होती है। ये क्रियाएं वैश्विक व्यापार और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए जो है महत्वपूर्ण है। इतना समझ गए ना। अब फिर आगे आएगा, अब वर्णनात्मक प्रश्न यहाँ से दूसरे वाले आएंगे जो मैं पहले ही बता रहा था। यहाँ से 150 शब्दों में आपको उत्तर देना है। यहाँ से प्रत्येक प्रश्न के लिए 6-6 अंक आपको मिलेंगे। देखिए पहला कह रहा है 25 नंबर कह रहा है कि जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में विवरण दीजिए। अथवा में कह रहा है कि ब्रेटन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है। यहाँ से भी 6 नंबर मिलेगा। तो दोनों में से कोई एक करिएगा। देखिए अब हम लोग कैसे इसका हल किए हैं, पूरे ध्यान से समझिएगा। जर्मन या जर्मनी दोनों एक ही नाम था, तो जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का विवरण, ये हेडिंग अच्छा सा लग जाएगा। फिर लिखना है आपको, जर्मनी का एकीकरण 19वीं शताब्दी की एक युगांतकारी घटना थी। उस युग की सबसे प्रचलित घटना थी। इसकी प्रक्रिया के मुख्य चरण निम्नलिखित है। क्या क्या हुआ था, तो पहला नेतृत्व हुआ था। नेतृत्व कौन किया था, तो इसे आप लोग तुरंत समझ जाइएगा कि एकीकरण का नेतृत्व प्रशा ने किया था। प्रशा के मुख्यमंत्री अटवान बिस्मार्क को इस प्रक्रिया का जनक माना जाता है। बधाई में लिखिएगा कि एकीकरण के मार्ग में ऑस्ट्रिया, फ्रांस और डेनमार्क जैसी बाहरी शक्तियां मुख्य बाधा थी। युद्ध आगे कर करके लिखना है कि बिस्मार्क ने 7 वर्षों के दौरान 3 मुख्य युद्ध लड़े। पहला डेनमार्क है, दूसरा ऑस्ट्रिया है और तीसरा फ्रांस के विरुद्ध है। इन युद्धों में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया क्या हो गई, पूर्ण हो गई। इतना लिख देना है, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। अब फिर लिखिएगा यहाँ पे घोषणा में कि 18 जनवरी 1871 ईस्वी को वसराय के महल में एक समारोह हुआ जिसमें प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मन का सम्राट घोषित कर दिया गया। इस तरह से जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया को एक पेज में आप लोग संक्षिप्त में एकदम जो है सटीक तरीके से लिखिएगा, ठीक ना। विस्तृत लिखना होता है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ट्रिक क्या लगाना है। ट्रिक यदि आ रहा है प्यारे बच्चों तो ठीक है, नहीं आ रहा है ना, एक एक हेडिंग दाग दो, अपने से कुछ ना कुछ हेडिंग दागो। कम से कम यहाँ पे एक पेज सुंदर तरीके से लिख डालो। नहीं आ रहा है तो यही हेडिंग एक ही हेडिंग लगा देना, जर्मन एकीकरण प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण, और यहाँ पे छोड़कर कैसे उसके बाद लिखना चालू कर देना। लिखते जाना, ठीक है। 26 नंबर है कि भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका युक्तिपरक और नैतिक परक कारण बताइए। जो सत्ता की हिस्सेदारी है इसमें एक उदाहरण देना है और युक्तिपरक और दिया है नैतिक परक, दोनों के कारण सहित बता देना है। अथवा में करके दिया है कि विकेंद्रीकरण क्या है, इसके लिए भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था की गई, किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। पूरे यहाँ से 6 नंबर आपको मिलेंगे। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे पहले, देखिए सत्ता का हिस्सेदारी, युक्तिपरक और नैतिक परक, ये कारण हो जाएगा। लिखेगा कि भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का सबसे अच्छा उदाहरण पंचायती राज व्यवस्था है, जहां केंद्र और राज्य से शक्तियां लेकर के स्थानीय निकायों को दे दी गई है। युक्तिपरक इसका क्या कारण है, तो यहाँ लिखिएगा कि यह सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष की संभावना को कम करता है। भारत जैसी विविधता देश में सत्ता की हिस्सेदारी राजनीतिक व्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करती है और हिंसा या अलगाव को रोकती है। यह लाभ हानि के सावधानी पूर्वक विश्लेषण पर आधारित है। इतना कर दोगे। उसके बाद नैतिक परक कारण लिखिएगा कि सत्ता की हिस्सेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। एक लोकतांत्रिक सरकार वही है जहां नागरिकों की भागीदारी के माध्यम से उन्हें शासन व्यवस्था से जोड़ा जाए। भारत में जनता को यह अधिकार है कि उनसे सलाह ली जाए और उन पर शासन कैसे किया जाएगा, ठीक है। इस तरह से नैतिक कारण जो है लिख दोगे। अब आएगा 27 नंबर क्वेश्चन कि मृदा अपरदन रोकने के उपायों का वर्णन कीजिए। पूरे यहाँ से भी आपको 6 नंबर मिलने वाले हैं। अथवा कह रहा है कि धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक स्थितियों का वर्णन कीजिए या परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। कोई एक करना है। ये सामाजिक में एक अच्छा चीज है कि हर प्रश्न में 2-2 दिया रहता है, कोई एक करना है। अब मृदा अपरदन को रोकने के उपाय लिखिएगा कि मृदा अपरदन को रोकने और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला लिखिएगा वृक्षारोपण। पेड़ की जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़े रहती है,
जिससे जल और मिट्टी को आसानी से बहा नहीं पाते, ये पहला हो जाएगा। सीढ़ीदार खेती, एक हेडिंग लगाइएगा कि पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर खेत करने से पानी के बहाव की गति कम हो जाती है, जिससे मिट्टी का कटाव जो है रुक जाता है। फिर आगे लिखिएगा समुच्चय जुताई, यानी कि ढाल वाली भूमि पर हल चलाने की प्रक्रिया को ढाल के समांतर न रख करके, जैसे मान लीजिए कहर ऐसे चल रहा है ना, तो मेढ़ ऐसे होगा, तब जाकर के या जल की प्रक्रिया इधर से आएगी तो रुकेगा। उसके विपरीत रखने से पानी का बहाव जो है रुकेगा। रक्षक मेखला देखिए, समझ लीजिए कि शुष्क क्षेत्रों में पेड़ों को कतारों में लगा करके रक्षक मेखला बनाई जाती है, जो पवन की गति को कम कर मिट्टी को उड़ने से रोकती है। इतना कर लोगे। आगे कह रहा है ये 28 नंबर की धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। अथवा में करके लिखना है कि भारत में विदेशी व्यापार की किन्हीं 3 विशेषता बताइए और उसकी व्याख्या कीजिए। पूरे यहाँ से आपको 6 नंबर मिलेंगे। अब हम लोग चलते हैं तो इसके आगे के क्वेश्चन को करेंगे 28 नंबर का। 28 नंबर के पूरे ध्यान से समझ लो, ये लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है आपका। भारत में विदेशी व्यापार की 3 विशेषताएं। पहला रहेगा कौन सा विशेषता है कि व्यापारिक संरचना में परिवर्तन। भारत पहले मुख्य रूप से कच्चे माल का निर्यात करता था। इतना बात आप लोग समझ गए कि नहीं। अब लिखिएगा कि अब भारत निर्मित वस्तुएं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सामान और रत्न आभूषणों के बड़े पैमाने पर निर्यात कर रहा है। यानी कि भारत का भी प्यारे बच्चों विकास दिन प्रतिदिन हो रहा है। इस बात को समझ गए और अच्छे से लिख दीजिएगा। व्यापारिक भागीदारों का ही विस्तार, यानी कि अब भारत का व्यापार केवल ब्रिटेन या चुनिंदा देशों तक सीमित नहीं है। भारत अब अमेरिका, चीन, यूएई और यूरोपीय संघ के देशों के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार करता है। आयात की प्रमुखता लिखिएगा व्यापार घटा कि भारत के अकेले कुल व्यापार में आयात का मूल्य विशेषकर कच्चा तेल और तकनीकी उपकरण निर्यात की तुलना में अक्सर अधिक रहता है, जिससे व्यापार घटा जो है बना रहता है। इस बात को लिख लोगे। अब आएगा देखिए यहाँ से जो मैं आपको बता रहा था और आपने जिसकी इंतजार कर रहे थे कि सर कब बताइएगा ये मानचित्र वाला, तो मानचित्र वाला प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, समझिए और तुरंत इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे हम लोग करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्रों में केवल इस चिन्ह के द्वारा नाम सही दर्शाना है। सही नाम तथा सही अंकन के लिए देखिए आधे आधे नंबर आपको दिए जाएंगे। पूरे एक जो है यहाँ से 1 नंबर का होता है। कह रहा है कि वह स्थान जहां पे 1927 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, वो भी 1927 वाला। तो आप तुरंत यहां से समझ जाओ कि 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था मद्रास में। और मद्रास ये दक्षिण भारत का अंतिम देख रहे हो, अंतिम स्टेट है। ठीक साइड में यहाँ पे आप लोग जो है 29 का क लगाना है, मद्रास लिख देना है। इस तरह से दर्शाना है। पहले एक एक राज्य को देख लेना। ये 28-29 राज्य है, बहुत ज्यादा जो है टफ नहीं है। धीरे धीरे देख करके प्रैक्टिस कर लो। समय तो 1-2 दिन बचा है, फिर भी आप लोग कर लो, ठीक है। वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था। तो महात्मा गांधी नमक कानून कहाँ तोड़े थे, तो वो तोड़े थे अपने आश्रम में, साबरमती आश्रम में। ये दांडी वहीं पे है, गुजरात में है। 19 से क का सेकेंड हो जाएगा। आगे है कि वह जनपद जहां जलियांवाला बाग की घटना घटी। भाई जलियांवाला बाग की घटना कहाँ घटी थी, ये आपको बताना है 3 नंबर में। तो 3 नंबर में प्यारे बच्चों हम लोग लिखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये आपको याद आ रहा है ना, अमृतसर पंजाब। ये पंजाब राज्य यहाँ पे है। ठीक इसके साइड में क्या है, तो इसके साइड में ठीक पाकिस्तान है। ये 29 के क का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि वह स्थान जहां महात्मा गांधी का किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। तो महात्मा गांधी ने किसान सत्याग्रह आंदोलन किए थे कहाँ पे, तो चंपारण में। और चंपारण है कहाँ, तो बिहार। यहीं पे लिखे चंपारण बिहार। ऐसे करना है आपको, ठीक ना, समझ गए पूरा फंडा। अब आगे कह रहे हैं कि वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था, जो इस समय कहाँ किसका हिस्सा बन गया है, तो पाकिस्तान के। इस तरह से कर जाओगे। और फिर आगे आएगा, आगे का प्रश्न आएगा 29 के ख। और 29 के ख के पहले एक एक बात समझो, वही यही भी करना है। पश्चिम बंगाल का एक अभयारण्य मतलब वन, इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित आपको दर्शाना है। तुरंत आप लोग देख लो, ये पश्चिम बंगाल है यहाँ, ठीक। ये बांग्लादेश के साइड में है, ममता बनर्जी वाला स्टेट है। और यहाँ पे 29 के क लगाए हैं सुंदर वन राष्ट्रीय उद्यान। और जो चिन्ह बोला था ना ऐसे जेड जैसा, तो जेड जैसा हम बना भी दिए हैं।
अब फिर आगे कह रहा है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक बंदरगाह का गोले के द्वारा नाम सहित जो है बताना है। तो यहाँ पे देखिए विशाखापट्टनम, और यहाँ पे मैं गोला बना दिया हूँ। 29 के ख का ये सेकंड हो जाएगा। आगे है थर्ड नंबर में कि राजस्थान की एक पर्वत श्रृंखला त्रिभुज चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। तो देखिए अरौली पर्वत श्रृंखला, यहाँ पे त्रिभुज बनाए हैं, यही तो राजस्थान है, समझ गए ना। यहाँ से पंजाब, ये वाला पंजाब है, पंजाब के ठीक इस साइड में राजस्थान है। यहाँ पे बच्चों देखोगे तो ये आपका उत्तर प्रदेश है। एक एक बात समझ गए यहाँ से। उड़ीसा का एक लौह अयस्क स्टार चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। तो देखिए उड़ीसा का एक यहाँ लिखे हैं लौह अयस्क मयूरभंज, मयूरभंज है, यहाँ पे स्टार बना दिए हैं। बताओ 29 के ख का 4 इस तरह से करोगे नंबर कहाँ से कटेगा। नर्मदा नदी पर बना बांध जो है इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। तो देखिए नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बना है, और 29 के ख के ये 5वां हो जाएगा। इस तरह से प्यारे बच्चों ये पूरे पेपर का मैंने फुल सोल्यूशन करा दिया है। अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कीजिए और अपने दोस्त में भी शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल अक्षय क्लासेज को सब्सक्राइब करके तुरंत जुड़ जाइएगा। इसी चैनल पर मैं सभी विषय का तैयारी लगातार जो है पेपर के माध्यम से करा